वेलकम टू यूनियन कंटेंट बांका केमिस्ट्री क्लास 12 में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोग को एक टॉपिक बताने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसको इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का पूरा वीडियो। तो रासायनिक बल गतिकी क्या है, सबसे पहले जानते हैं रासायनिक बल। हर टॉपिक को जानने से पहले उसके बारे में जानिए कि वो टॉपिक है क्या। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको कैसे समझना, नहीं समझना है, तो वो टॉपिक कंफ्यूज कर जाते हैं। तो टॉपिक कंफ्यूज मत कीजिए, सबसे पहले जानिए केमिकल काइनेटिक्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें प्रतिक्रिया की दर एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ भी है, आपको जितना भी चीज हम बताएंगे वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेगा भी। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी कलम निकालना है, बैठना है और उसको नोट डाउन करना है। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा जो विद्यार्थी डरते हैं केमिस्ट्री से, मैं केमिस्ट्री के लिए एक बनाया हूं श्लोक, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, हम बना देते हैं हिस्ट्री, इफ यू आर बिजी केमिस्ट्री इज इजी। तो आइए इजी करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यहाँ पे आप लोग सुने भी होंगे ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ये सभी सुने होंगे। तो काइनेटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है गति। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चीज है, अब हम लोग बात करेंगे गति के आधार पर कि अभिक्रिया कितने तरह का होता है। तो अभिक्रिया आपके बारे में आप सुने होंगे कि अभिक्रिया क्या है। तो छोटा सी चीज जानिए, बंधनों का टूटना या बंधनों का जुटना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। छोटा छोटा चीज जानिए, देखिए बहुत बड़ा चीज जानने से पहले छोटी छोटी चीजों को जानिए। जैसे आप छोटी छोटी चीजों को जानेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ेंगे, यानी तो आप एकदम पूरे बिल्डिंग में चढ़ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश करते हैं, धड़ाम गिर जाते हैं। तो जानते हैं धीरे धीरे करके। तो गति के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहले अभिक्रिया का नाम है तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन। दूसरा अभिक्रिया है धीमी अभिक्रिया, इसको हम लोग मंद अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसका हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्लो रिएक्शन। एंड लास्ट जो रिएक्शन है वो यादृच्छिक अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। और इसी अभिक्रिया को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया जो दिख भी रहा है यहां पे, और मैं बता दूं, तीव्र अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो बहुत तीव्र गति से होती है एवं जिसका रेट मेजर नहीं कर सकते, इन रेट को माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते हैं, सबसे पहले जानिए। जैसे ही हम सोडियम और क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तुरंत सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसे हम बता दें कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, NaCl, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग साधारण लवण भी कहते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग सोडियम और क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराते हैं, इतना तेज होता है, इतना तेज होता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं, जैसे धावक जब दौड़ता है, जैसे उसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे, इतना तेज दौड़ता है, उसका रेट वैसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेट मेजर नहीं कर सकेंगे। तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल और भी लिया हुआ है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब हम किसके साथ, NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, यहां पे देख सकते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट, इसको अवक्षेप कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अवक्षेप, और इंग्लिश में इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको शॉर्ट में PPT लिखा जाता है, और साथ ही साथ NaNO3 का सॉल्यूशन बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, तीव्र अभिक्रिया। उम्मीद है आप अभी इस चीज को समझ रहे होंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर कोई भी जितना भी चीज हम आपको बता रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और भी सुधार करके और बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं धीमी अभिक्रिया। तो धीमी अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जो बहुत धीमी गति से होती है, जो कि बहुत 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितना घंटे लग जाते हैं, फिर भी उसका हम रेट माप नहीं सकेंगे। तो ये वैसी अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है एवं जिसका जो दर है यानी वेग है माप नहीं सकेंगे, उसे हम लोग धीमी अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे लोहे में देखते हैं कि जब पानी यानी जैसे नमी रहता है और हवा रहता है, जिस संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है, जंग बना लेता है, जंग लग जाता है। यानी वायु नमी की उपस्थिति में लोहे पे जंग लगना कैसी अभिक्रिया है,
तो धीमी अभिक्रिया, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या मारना है, ऑप्शन भी रहेगा, तीव्र अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया, यादृच्छिक अभिक्रिया, और एक ऑप्शन कभी कभी इनमें से सभी भी रहता है और कभी कभी इनमें से कोई नहीं भी रहता है। तो आपको क्या मारना है, अटेम्प्ट क्या लेना है, क्या रंगना है, तो धीमी अभिक्रिया करना है। उम्मीद है। और एक चीज आप लोग से क्वेश्चन रहेगा मेरा, कमेंट करके बताइएगा जंग का क्या सूत्र होता है। एक क्वेश्चन भी आया था एक 2025 के बिहार बोर्ड में कि जंग का रासायनिक सूत्र है। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोहे में जंग लगना तो पता है लेकिन जंग का सूत्र पता नहीं। तो आप लोग जरूर बताइए, जो विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, वो जरूर से जरूर इस चीज को बताएंगे। आइए ये लास्ट अभिक्रिया जो बोलते हैं यादृच्छिक अभिक्रिया, जो इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। तो वैसी अभिक्रिया जो न तो धीमी होती है और न बहुत तीव्र गति से होती है, एवं जिसका दर हम लोग क्या कर सकेंगे, माप सकेंगे। यानी वैसी अभिक्रिया जिसको हम लोग माप सकेंगे दर, वही अभिक्रिया को किसके अंदर में पढ़ते हैं, रासायनिक बलगति के अंदर में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग शुरू में ही बोल दिए थे वैसी अभिक्रिया जो जिसका हम लोग रेट मेजर कर सकेंगे, उसी अभिक्रिया को हम यादृच्छिक प्रतिक्रिया कहते हैं। और इसी में हम लोग अभिक्रिया की दर को भी पढ़ेंगे, जो डिटेल से हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे। और इसका एग्जांपल है स्टार्च का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, एंड दूसरा होता है इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज। इच्छुक शर्करा को सुक्रोज भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। आप स्टार्च का भी फॉर्मूला आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों पर। नेक्स्ट चीज है अभिक्रिया की दर। और ये याद रखिए, हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक चीज बताते हैं KKI, MI और DDI, GGI। तो हम बता देते हैं फुल फॉर्म सबसे पहले KKI का। KKI का मतलब होता है खतरनाक इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में अभिक्रिया की दर एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जितने भी 12 क्लास के, चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट और एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर में दर, वेग, चाल सभी इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे फिजिक्स में पहुंचते हैं वहां पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो फिजिक्स में अलग चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में आप तीनों को एक ही चीज लीजिएगा, रेट, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब एक चीज बता देते हैं, जिस प्रकार से इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो वहां पे ये क्या है, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन यहां पे इकाई समय में चली गई दूरी को चाल यहां नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति की। तो यहां पे इसका जो परिभाषा है वो भी बदल जाएगा। इस परिभाषा को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इकाई समय में, पहले दिमाग में फिट कीजिए, इकाई समय में क्या करना है, इकाई समय में, जैसे इकाई समय में चली गई दूरी, उसी तरह इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की चाल कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज नहीं जानते हो अभिकारक क्या है और प्रतिकारक क्या है, साथ ही साथ प्रतिफल या उत्पाद क्या है। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आएगा तब ना कि अभिकारक क्या है। आप अभिकारक जान ही नहीं रहे हैं और डिफाइन सिर्फ रट लिए हैं, तो रट्टू जो विद्यार्थी होते हैं वहां पे एग्जाम में फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं, इस चीज से निकलना है। और उसको क्या, जो बेहतर करते हैं वो वही चीज बेहतरीन भी आगे बनते हैं। याद रखिएगा, आज हम क्या बनाते हैं, स्टूडेंट को बेहतर से बेहतरीन, और गिनते हैं सिर्फ 1 2 3। तो चलिए गिनिए आप 1 2 3, हम बेहतरीन बनाते हैं। तो इकाई समय अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। इसका सूत्र भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बता लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो सबसे पहले एक अभिक्रिया ले रहे हैं, आर बराबर, ये बराबर समझिएगा, जहां भी एरो देंगे रासायनिक अभिक्रिया के टर्म इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल टू, यानी बराबर बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये बराबर साइन नहीं दे दीजिएगा, क्या देना है, एरो देना है, इसको तीर बोलते हैं। और दूसरा यहां पे इस तरफ, इसको कहते हैं पी। अब ध्यान दीजिएगा, आर इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तीर के इस साइड को बोलेंगे बायां पक्ष। जैसे आप लोग गणित की भाषा में पढ़ते होंगे, बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं प्रतिकारक। क्या कहते हैं,
प्रतिकारक, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं प्रतिकारक। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहेंगे? इसको उत्पाद कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि अभिकारक क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड के सारी चीजों को अभिकारक कहेंगे और हमारे राइट हैंड साइड के जितने भी पदार्थ होंगे वो उत्पाद कहलाएंगे। क्या आपको समझ में इतनी बात आ रही है? उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। हम एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम यहां पे लिखते हैं 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, तो आप ये बताइए इसमें अभिकारक क्या है? तो अभिकारक हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा? NH3। अगर उत्पाद की बात करेंगे तो N2 उत्पाद हो जाएगा, दूसरा H2 उत्पाद हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। हर एक टर्म जैसे ही जोड़ का साइन लगा है तो समझ जाइए सारे अलग अलग है। ये नहीं कि N2 और H2 एक साथ है, या N और H, इस तरह नहीं कि N बोल देंगे H बोल, N2 पूरा बोलना होगा। मॉलिक्यूल्स है वो, अणु परमाणु, ये सब चीज आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि चैप्टर में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इतना डिटेल में अगर जाएंगे तो पूरा चैप्टर खत्म करने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, मोटा मोटी ये सब चीज बेसिक चीजें आप लोग को आता होगा, हमेशा मान लेते हैं। तो ये मोटा मोटा चीज आपको आता होगा। तो ये क्या हो जाएगा? NH3 क्या है आपका? क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए मेरे साथ, प्रतिकारक है ना, प्रतिकारक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? N2 को, और H2 को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, इसमें आपका कोई मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। एक जो है वो हिडन रहता है, कभी अगर नहीं रह रहा है सामने में, इसका मतलब समझ जाइए वहां पे एक है। हमेशा मान के चलिए कि वहां पे एक है। तो यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 3, और इसका कितना मॉलिक्यूल है? इसका 2। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में इसको यहाँ मॉलिक्यूल अब नहीं लेंगे, अब इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री गुणक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणक, इसको बोलेंगे गुणक या गुणांक भी बोलते हैं। कॉफिशिएंट जो होता है ना, कॉफिशिएंट या फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणक होता है, तो वही चीज है। तो बोलेंगे NH3 का कितना गुणक? तो आप क्या बोलिएगा? 2। क्या बताइएगा? 2। अब यहां पे बोलेगा N2 का कितना गुणक? तो आप बोलिएगा 1। अगर बोलेगा H2 का कितना गुणक? आप बोलिएगा 3। अगर ऐसा अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो एक क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं, आप जरूर बताइएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे लिख दें N2 प्लस O2 इक्वल टू हम दे रहे हैं 2NO, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं या कॉपी में लिखिए, आप खुद सोच लीजिएगा कि हमको आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लिख लीजिएगा, और नहीं आ रहा होगा तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि जो भी दिक्कत हो रहा है आप कॉपी में पहले लिख लीजिए और लास्ट में आप उसको क्या कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। हमारे जितने भी जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं। जो समझ जाते हैं वो कमेंट नहीं करेंगे, जो नहीं समझ पाते हैं कमेंट करके उस प्रॉब्लम को बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर पूछे N2 में कितना आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणक, बताइएगा। O2 का कितना और NO का कितना, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे क्या होता है? कमी। जैसे आप आटा लेते हैं, आटा को जैसे ही आप गूंथते हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले आटा गूंथ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आटा खपत होते चला जाता है वो, और धीरे धीरे वो क्या, रोटी बन जाता है। रोटी क्या है? प्रोडक्ट। तो धीरे धीरे आटा में वो कमी होते चला जाता है, प्रोडक्ट बनना यानी रोटी की संख्या में बढ़ोतरी होता है। वही चीज है कि धीरे धीरे अभिकारक सांद्रता में कमी होगा और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। इकाई समय में अगर ऐसा हो जाए उसे ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग। याद करना, फिर से बोलते, उंगली पे रख सकते हैं। कैसे? इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। याद आया? अगर याद नहीं आता एक बार रिपीट कीजिए। मम्मी के पास बैठिए, पापा के पास बैठिए, जहां भी बैठिए, दोस्त के पास बैठिए, दिमाग में फिट कीजिए। इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब आते हैं पर इसका सूत्र, क्योंकि याद रखिए जिस प्रकार किसी माँ बाप के लिए पुत्र की जरूरत इंपॉर्टेंट होता है, पुत्र इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने वाले के लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सूत्र इसका होता है अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। यहां पे लिखा हुआ देखिए इकाई समय, जैसे इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या था? दूरी बराबर चाल बटे समय, नहीं सॉरी, दूरी बराबर चाल बटे
क्या चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी प्रकार अभिक्रिया का वेग होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहां पे बोलने में तो ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। क्यों? इकाई समय में यहाँ पे तुरंत नीचे चला जाएगा, और सांद्रता में परिवर्तन चाहे वृद्धि हो या कमी हो, उसका मतलब चेंजिंग हुआ है, यानी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो हमारा जैसे ही फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन या सीधे सांद्रता बटे समय। अब एक चीज याद रखिएगा, अब इसका मात्रक लिखने के लिए फिर से बोल रहा हूं, किसी का भी मात्रक लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है उसका सूत्र, किसी का भी सिर्फ और सिर्फ 7 बेसिक मात्रक याद रखिएगा। कितना? 7 बेसिक मात्रक, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको 7 बेसिक यूनिट को याद रखना होता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आपको पता होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा केजी, साथ ही साथ ताप का मात्रक क्या होता है तो केल्विन। तो इस तरह 7 को बेसिक मात्रक है, याद रखिएगा। हाँ, अब जैसे 7 बेसिक मात्रक याद रखिएगा तो उसके साथ साथ अब यहां पे देख रहे हैं सांद्रता। क्या देख रहे हैं? सांद्रता। किसी का भी मात्रक लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? सूत्र। सूत्र तो मैंने प्राप्त किया, लेकिन मात्रक कैसे लिखेंगे? तो यहां पे पहले सांद्रता देखिए, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि सांद्रता का सूत्र होता है मोल बटे आयतन। मोल का मात्रक मोल होता है और आयतन का मात्रक लीटर होता है। ऐसे एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, लेकिन इसका मात्रक हम लोग लीटर में लेंगे, क्योंकि ज्यादा चीज जो हम लोग मापते हैं, खासकर कोई भी आयतन को मापते हैं तो आप देखते होंगे मिलीलीटर, लीटर में मापते हैं। जैसे कहीं दुकान में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं किरोसिन तेल मांगते हैं, वैसे किरोसिन तेल नहीं मांगते हैं, सरसों तेल मांगते हैं, तो वहां पे क्या मांगते हैं? 1 लीटर दीजिए या 500 ml दीजिए। तो ml या लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर सांद्रता का मात्रक। तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाएगा? सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एक बार फिर रिपीट कर दूं, इकाई समय में प्रतिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर की मात्रक मेरे साथ रटिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर से, वैसे कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, लेकिन आपको फिर से याद दिमाग में बैठा देता हूं। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक आपको दिमाग में फिट कर लेना है, मोल पर लीटर पर सेकंड। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक होते हैं फास्ट रटने वाले और एक विद्यार्थी होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने वाले। अगर समझ गए हैं तो आप बना भी सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्ट को रट के जाते हैं तो उससे भी आप दिमाग में रख लीजिए, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये है आपका वही DDI, जैसे अभी GGI बताया था ना, गर्दा इंपॉर्टेंट है, GGI मतलब गर्दा इंपॉर्टेंट, DDI मतलब धूरा इंपॉर्टेंट, गांव की भाषा में बोलते हैं धूरा। ऐसे खेले भी होंगे, होली में आया होगा धुर खेल, वही धूरा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर के प्रकार। अभिक्रिया की दर का 2 प्रकार होता है। पहला होता है औसत और दूसरा होता है तात्क्षणिक। वही चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ हूं, औसत अभिक्रिया की दर और दूसरा तात्क्षणिक वेग। ठीक है, औसत अभिक्रिया की दर को हम लोग दर को वेग भी बोलते हैं, तो औसत वेग भी समझ सकते हैं इसको, और इसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब है औसत वेग क्या होता है? तो किसी निश्चित समय अंतराल में जो वेग होता है उसे ही कहते हैं आपका औसत वेग। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग या औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए यहां पे किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और इसी औसत वेग को हमने यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां भी एवरेज होगा उसमें परिवर्तन होता है, डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। देखिए यहां पे डेल्टा, ये डेल्टा साइन बताता है, क्या बताता है? एक निश्चित समय अंतराल में, देखिए यहां पे औसत को बताता है, क्या बताता है? चेंजिंग को बताता है। तो यानी क्या हो गया? डेल्टा, इसको बोलते हैं जब भी स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए इस चीज को, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है, एक होता है देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट इसको ऐसे बोलते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट हमेशा किसी चीज को बड़ी ब्रैकेट के अंदर में दिखाएंगे तो उसको सांद्रता व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रता। क्या फिर से बोलिए मेरे साथ, सांद्रता। तो ये क्या है? सांद्रता, यानी माइनस डेल्टा, और कंसंट्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी सांद्रता किसका? आर का। हम अंग्रेजी में ही बार बार बोलेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर, और बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। यानी क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या शो कर रहा है? याद रखिएगा, कमी। माइनस क्या शो कर रहा है? कमी। और ये प्लस क्या शो कर रहा है? वृद्धि, जो कि मैंने शुरू में ही ये चीज बताया था। आइए बढ़ते तात्क्षणिक वेग।
किसी निश्चित समय में, स्पेसिफिक टाइम में अगर अभिक्रिया का वेग होता है, उस अभिक्रिया के वेग को ही कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का भी वही हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डी यहां पे करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ बाय dt। आर का मतलब ध्यान दीजिएगा अभिकारक, और पी का मतलब उत्पाद, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कोई चीज, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज याद रखना नोट के लिए, जैसे यहाँ पे है गैस अभिक्रिया रहेगा, वहां पे मैं बताया था जब अभिक्रिया कोई भी चीज तरह का रहेगा तो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या बताया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर अभिक्रिया गैसीय है तो उसका मात्रक ध्यान रखिएगा, सांद्रता के जगह आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है, आंशिक दाब हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, अभिक्रिया की दर बराबर होता है आंशिक दाब बटे समय। तो आंशिक दाब का मात्रक होता है एटीएम और समय का मात्रक सेकेंड, तो बटे हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। उम्मीद है ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं बोलता हूं, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से बोलना, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, हम लोग मिलके बना देंगे हिस्ट्री। ये तभी हो पाएगा जब आप बैठेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो को पूरे बांका से लेकर जहां जहां आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे। बदल देना है बिहार, ये बिहार तभी बदलेगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। और केमिस्ट्री जो सोचते हैं कि भारी है, टफ है, नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बस देने की ध्यान करता ना। केमिस्ट्री है आसान, बस थोड़ा सा देना होता है ध्यान। तो ध्यान दीजिए ये सारे चीज। अब इसमें कुछ एक और पॉइंट याद रखना है कि वैसे अभिक्रिया के जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणक 1 के बराबर नहीं होगा, तो उसमें क्या करना होगा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है नीचे में भाग देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लिए हुए हैं, देखिए यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 नहीं है, दोनों में, एक में 3 है, एक में 2 है। तो इसका वेग जो हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt तो हो ही जाएगा, लेकिन ये गुणांक नीचे में यानी भाग देते हैं, यानी गुणांक को नीचे में गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट के टर्म में होता है, ये रिएक्टेंट के टर्म में। क्या अभिक्रिया की दर को आप लिख पाएंगे? एक क्वेश्चन भी दे लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, इसको उत्क्रमता का साइन बोलिएगा। ये नहीं कि ये क्या दे दिए, बार बार तीर दिखा रहे थे एक बैक सर, आप क्या कौन सा दे देते हैं, तीर दे देते हैं। ये तीर नहीं है, ये उत्क्रमता का साइन है, कभी इक्वल का ही हम लोग लेते हैं। यानी वैसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, मतलब प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखना है अभिक्रिया की दर, तो घबराइएगा नहीं। घबराते हैं वही जो घबराने वाले स्टूडेंट होते हैं, घबराइए नहीं, आप तो खतरनाक स्टूडेंट है, मेरे साथ आप भी खतरनाक है। जब आपका टीचर है खतरनाक तो बचा ही लेंगे आपका नाक, याद रखिएगा। तो दर बराबर यानी दर या वेग बराबर हम यहां लिख देंगे माइनस, और इसका क्या हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बाय क्या हो जाएगा dt। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब ये जो है गुणांक को क्या कर देते हैं, यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर देंगे। ये तो अब रिएक्टेंट के टर्म में हुआ है, अभी उत्प्रतिकारक के टर्म में लिखे हैं, लेकिन हमको प्रोडक्ट के भी टर्म में लिखना है, प्रतिफल के टर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे, हाँ प्लस का साइन देंगे। डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा N2, हाँ, और बटे क्या हो जाएगा dt। अब बड़ा यहाँ पे गुणांक 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बराबर देंगे प्लस डी और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा H2 और नीचे में क्या हो जाएगा dt, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, गुणांक है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अभिक्रिया की दर को आप आराम से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग इसका अभिक्रिया की दर लिखिएगा, ठीक है। N2 प्लस O2 बराबर 2NO, इसका आप लोग खुद लिख के प्रयास कीजिए अभिक्रिया की दर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और भी चीजों को। अब आज का जो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी को जानना ही चाहिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक समझिए। जैसे आप हम लोग, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हमारे वैज्ञानिक नाम भी आप लोग जानते होंगे होमो सेपियंस। तो हम जैसे मनुष्य जो है, हम लोग भी किसी किसी कारक से क्या होता है, प्रभावित होते हैं। कारक क्या है जिससे वो चीज प्रभावित होता है। जैसे अभी हम देख लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट आप अगर धूप में रहिए, 1 घंटा आप रहिएगा तो आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे? 100% आप बीमार होंगे। यानी वो फैक्टर आपको प्रभावित किया, यानी प्रभावित करें। उसी तरह अभिक्रिया का वेग को भी प्रभावित करता है, जिसका नाम है, पहला नाम है पदार्थ की प्रकृति। यानी पदार्थ कैसा है,
पदार्थ तेजी से सक्रिय है कि असक्रिय है, तो पहला जो पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति, दूसरा पॉइंट है सक्रिय मात्रा या अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता का दूसरा नाम सक्रिय मात्रा भी है, सक्रिय द्रव्यमान भी है। तीसरा जो है कारक का नाम है ताप, और लास्ट जो है उत्प्रेरक। क्या है उत्प्रेरक? ये 4 फैक्टर आप दिमाग में, फिर से बोल रहा हूं, फिट कर लीजिए। जितना ज्यादा दिमाग देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस दिमाग सोचते ही नहीं कि हम लोग का दिमाग है ही नहीं। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं हम लोग साइंस जबरदस्ती ले लिए। भाई जबरदस्ती नहीं लिए हैं, आप लिए हैं, इसका मतलब आपके अंदर में वो क्वालिटी है जिसके कारण से आप साइंस लिए हैं, और ले लिए हैं तो आप पढ़िए और मेरे बातों को दिमाग में एकदम घुसाने का प्रयास कीजिए। ये दिमाग में इतना है ना, इतना जानते हैं कि इतना दिमाग है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक में अभिक्रिया की दर, दूसरा उसका अभिक्रिया की दर का मात्रक, तीसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट की बात किया अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो 4 हैं, पदार्थ की प्रकृति, दूसरा है सांद्रता, तीसरा है ताप और चौथा है उत्प्रेरक। ये आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और एग्जाम में भी ये आने वाला है। आने वाले समय में जब एग्जाम होगा इस टॉपिक से, तो हमारा टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी। हम नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए बांका यूनियन।